जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी को पढ़ने वाले हैं, जो कि यह सीटेट एग्ज़ाम 7 जुलाई 2024 के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके आंसर को चुनना है इसमें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले गद्यांश में क्या कहा जा रहा है। तो गद्यांश में कहा जा रहा है कि वाणी एक अनमोल वरदान है। कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है, जबकि कौवे की काँव काँव किसी को अच्छा नहीं लगती। वाणी के बिना सब कुछ सूना है। मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मधुर बोलने वाले का समाज में बहुत आदर होता है। मधुर भाषी के मुख से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन को लुभाता है। उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उसके वश में हो जाता है। मीठी वाणी केवल सुनने वाले को ही आनंदित नहीं करती, वरन बोलने वाले को भी आनंदित पहुंचाती है। तुलसी ने कहा है कि मीठे वचन तय सुख उपजत चहुत ओर। मृदभाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करता है। कटुक भाषा बोलने वाले को अनेक प्रकार की कहानियाँ उठानी पड़ती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए ही कहा गया है कि खीरे का मुँह काट के मलियत नैन लगाए। रहीमन कड़वे मुखन कौ चहित यही सजाए। कटुक भाषा का प्रयोग काम को बिगाड़ देता है। जहाँ मधुर वाणी अमृत है, वहीं कटुक वाणी विष है। तो कहा गया है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि कोयल और कौवे में अंतर का आधार है। तो कोयल और कौवे में अंतर का क्या आधार माना गया है? तो वाणी माना गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। कौवे और कोयल में अंतर का आधार वाणी माना गया है। इसमें कहा जा रहा है कि कोयल और कौवे में अंतर का आधार वाणी माना गया है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, कि सभी कार्य मीठी वाणी से हो जाते हैं। तो सभी कार्य मीठी वाणी से हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? तो सफल हो जाते हैं। तो सफल हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। सभी कार्य मीठी वाणी से सफल हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मृद बोलने वाले से समाज में बढ़ती है। तो मृद बोलने वाले से समाज में क्या बढ़ता है? तो सद्भावना बढ़ता है। सद्भावना बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, सद्भावना बढ़ता है। तो मृद बोलने वाले से समाज में सद्भावना बढ़ती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि रहीम ने कड़वे वचन बोलने वाले को क्या सज़ा देने की सलाह दी है। तो रहीम ने कड़वे वचन बोलने वाले को क्या सज़ा देने की सलाह दी है? तो ये दिया है खीरे की तरह सिर काट कर नमक लगाना। तो खीरे की तरह सिर काट कर नमक लगाना, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें रहीम के द्वारा कहा जा रहा है कि कड़वे वचन बोलने वाले को खीरे की तरह सिर काट कर नमक लगाने की सज़ा देने की सलाह दी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि मधुर वचनों और कटुक वचनों की समानता दी गई है। तो किससे दिया गया है? तो औषधि और तीर से दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, औषधि और तीर से दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि मधुर वचन और कटुक वचनों की समानता औषधि और तीर से दी गई है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि मीठी वाणी बोलने वाले का समाज में क्या होता है? तो आदर होता है। तो मीठी वाणी बोलने वाले को समाज में क्या होता है? तो आदर होता है। इसमें कहा जा रहा है कि मीठी वाणी बोलने वाले को समाज में बहुत आदर होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्यापक का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में व्यापक का अर्थ क्या होता है? तो विस्तृत होता है। व्यापक का अर्थ विस्तृत होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि व्यापक का अर्थ विस्तृत होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मधुर का विलोम शब्द गद्यांश में आया है। तो गद्यांश जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसमें मधुर का विलोम शब्द क्या होता है? तो मधुर का विलोम शब्द कटुक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, मधुर का विलोम शब्द कटुक होता है। कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मीठी का शब्द विलोम क्या होगा? तो कड़वी होता है। मृदु का कठोर होता है। अनमोल का तुच्छ होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि अमृत का समानार्थी शब्द नहीं होगा। तो अमृत का समानार्थी शब्द इसमें कौन सा नहीं होगा? अमीय, जो कि ये अमृत का समानार्थी शब्द है। सोमरस, ये भी अमृत का समानार्थी शब्द है। पीयूष, ये भी अमृत का समानार्थी शब्द है।
हलाहल, हलाहल जो कि ये अमृत का समानार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो इसमें पूछा रहा है कौन सा अमृत का समानार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अमृत का समानार्थी शब्द हलाहल नहीं होगा, जबकि अमीय, सोमरस, पीयूष अमृत के समानार्थी शब्द हैं। हलाहल विष का समानार्थी शब्द होता है। फिर इसके बाद आता है काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके सही विकल्प को चुनना है। तो काव्यांश में क्या कहा जा रहा है? वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहाँ भी धारा शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। उसके बाद कहा जा रहा है कि चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं बिजी के सदृश जियो रे, छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, दो बार नहीं यमराज कंठ धरता, मरता है जो एक ही बार मरता, नत हुए बिना जो असीन घात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है। तो फिर इसमें पद्यांश में कहा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है कि कवि किसे छोड़ने की बात कर रहा है। तो पद्यांश में जो दिया गया था उसमें यह कहा जा रहा है कि कवि किसको छोड़ने की बात कर रहा है। तो कवि वैराग्य को छोड़ने की बात कर रहा है कवि। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, वैराग्य ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसमें दिया गया है कि उपरोक्त काव्यांश के आधार पर कवि वैराग्य को छोड़ने की बात कर रहा है। फिर इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 है कि कवि किसको समान जीने को कहता है। तो कवि किसके समान जीने को कहता है? तो ये विजयी व्यक्तियों के समान, विजयी व्यक्तियों के समान कवि जीने का कहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, कवि विजयी व्यक्तियों के समान जीने को कहता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि भले व्योम फट जाए का अर्थ है। तो भले व्योम फट जाए का अर्थ क्या होता है? तो कितनी भी मुसीबत आ जाए, तो कितनी भी मुसीबत आ जाए, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि भले व्योम फट जाए का अर्थ कितनी ही मुसीबत आ जाए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वे किसका उपभोग करते हैं। तो जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वे किसका उपभोग करते हैं? तो वे स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वे स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। फिर इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि आन बान की रक्षा करने की प्रेरणा दे रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, आन बान की प्रेरणा दे रहा है, आन बान की रक्षा करने की प्रेरणा दे रहा है कवि। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि अन्याय का अर्थ नहीं होगा। तो अन्याय का अर्थ नहीं होगा, तो ये जो कि अन्याय का अर्थ शत्रु नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, अन्याय का अर्थ शत्रु नहीं होता है। इसमें कहा जा रहा है कि अन्याय का अर्थ शत्रु नहीं होगा, जबकि अमंगल, अनहित, अन्याय अन्याय का समानार्थी शब्द हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि कक्षा 8 की अध्यापिका भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबद्धता के बारे में बताती है, वह किस विधि का अनुसरण कर रही है। तो इसमें बताना है कि वह किस विधि का अनुसरण कर रही है। तो वह कोश विषयक मॉडल का अनुसरण कर रही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, कोश विषयक मॉडल का अनुसरण कर रही है। इसमें कहा जा रहा है कि कक्षा 8 की अध्यापिका भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबद्धता के बारे में बताती है। अध्यापिका कोश विषयक मॉडल विविध का अनुसरण कर रही है। कोश विषयक उपागम, शब्द और संयोजक के साथ शिक्षार्थियों की दक्षता विकसित करने पर केंद्रित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानवीय मस्तिष्क में भाषा का अर्जन उपकरण से पहले ही मौजूद है, जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो ये नॉम चोम्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि मानवीय मस्तिष्क में भाषा का अर्जन उपकरण से पहले ही मौजूद है, जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। उक्त कथन नाम चोम्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। फिर इसके बाद आता है, इसमें और दिया गया है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास और सीखने की क्षमता को
उसके सामाजिक संबंधों द्वारा निर्देशित और मध्यस्थ किया जा सकता है। उक्त कथन लेव वायोगस्की के सामाजिक विकास सिद्धांत से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए। इसमें क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास होना चाहिए। संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण के संबंध में संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास उद्देश्य होना चाहिए। भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य भाषा कौशल में छात्रों को निपुण करना होता है। भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: लेखन कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, पठन या पाठन या वचन कौशल्य तथा श्रवण कौशल्य। 4 प्रकार के भाषा के मुख्य कौशल होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि क्रैसन के अनुसार कौन से अधिक निवेश देखते एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशीलता होती है। तो ये किस में होता है अधिक ग्रहणशीलता? तो ये होता है न्यून प्रभावात्मक फिल्टर में। तो न्यून प्रभावात्मक फिल्टर में होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि क्रैसन के अनुसार न्यून प्रभावात्मक फिल्टर अधिक निवेश देखते हैं एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होती है। भाषाविद स्टीफन क्रैसन ने द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें उन्हें 5 मुख्य परिकल्पनाओं का प्रस्ताव रखा है, जिसमें इनपुट हाइपोथेसिस, एक्सहिबिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, मॉनिटर हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस शामिल है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि भाषा के अंतः क्रियात्मक सिद्धांत के बारे में विषम असमान की पहचान करें। इसमें विषम असमान की पहचान करना है। इसमें कौन सा विषम असमान है? तो पहला इसमें कहा जा रहा है कि अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन है, जो कि इसमें विषम या असमान को पहचानना है। तो व्यक्ति जो अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन है, जो कि ये विषम है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति का साधन होता है, तो दूसरा वाला इसमें भी सही है। तीसरा वाला है कि भाषा अंतः व्यक्तित्व और सामाजिक अंतः क्रिया का साधन है, तो तीसरा वाला इसमें सही है। इसमें असमान की पहचान करना था, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा इसमें सही है। चौथा वाला क्या कह रहा है कि भाषा समाज में स्तर बनाने का साधन होता है, जो कि ये इसमें गलत है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि भाषा के अंतःक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में विषम असमान तथ्य निम्नलिखित हैं। अर्थ व्यक्ति के अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन है। भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा अंतः व्यक्तित्व और सामाजिक अंतःक्रिया का साधन है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि सकारात्मक अंतर्निर्भरता समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल किसके आधारभूत तत्व हैं? तो ये सहयोगात्मक शिक्षण के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। सहयोगात्मक शिक्षण के आधारभूत तत्व होते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सकारात्मक अंतर्निर्भरता समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल सहयोगात्मक शिक्षण के आधारभूत तत्व हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही से लागू होगा? तो इसमें अधिक सही से लागू होगा तो तनाव मुक्त परिवेश का सृजन। तो तनाव मुक्त परिवेश का सृजन, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से तनाव मुक्त परिवेश का सृजन द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है, आपके लिए कौन सा सहायक है? तो इसमें आपके लिए कौन सा सहायक होता है? तो रूब्रिक जो कि सहायक होता है। ऑप्शन नंबर इसका
डी वाला राइट होगा। तो भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है। आपके लिए रूब्रिक विधि सहायक होती है। तो रूब्रिक विधि क्या होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। रूब्रिक विधि यह एक प्रकार की स्कोरिंग गाइड है जो एक असाइनमेंट के लिए विशिष्ट घटकों और अपेक्षाओं का आकलन और स्पष्ट करता है। इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे शोध पत्र, समूह परियोजनाएं, पोर्टफोलियो और प्रस्तुति। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों के द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है। उस समय अध्यापक के लिए कौन सा रूब्रिक अधिक सहायक होगा? तो कौन सा? समग्रतावादी जो कि अधिक रूब्रिक सहायक सिद्ध होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है। उस अध्यापक के लिए समग्रतावादी रूब्रिक अधिक सहायक होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के बारे में कथनों को ध्यान में रखें। तो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के बारे में इसमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें पहला दिया गया है गंत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यास्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती है, जो कि सही है। द्वितीय है कि द्वितीय भाषा अर्जन बच्चों की प्रथम भाषा अर्जन के समानांतर प्रक्रिया है। तो दूसरा भी इसका सही है और पहला भी सही है इसका। इसमें जो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। पहला दूसरा दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी। पहला कथन है कि गंत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यास्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर द्वितीय में कहा जा रहा है कि द्वितीय भाषा अर्जन बच्चों की प्रथम भाषा अर्जन के समानांतर प्रक्रिया होती है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है? तो इसमें बताना है कि क्या मत है। पहला है कि भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं उत्पादक कौशल से पहले आती हैं, तो जो कि ये सही है। दूसरा वाला है कि श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरों के कौशल में स्थानांतरित होती है, तो इसका दूसरा वाला भी सही है। फिर उसके बाद इसमें तीसरा कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए, न कि नियमों पर, तो तीसरा वाला भी इसका सही है। चौथा वाला कह रहा है कि भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, जो कि ये गलत है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। पहला दूसरा और तीसरा इसका सही है। इसमें कहा जा रहा है कि भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में निम्नलिखित मत हैं। पहला, भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं उत्पादक कौशल से पहले आती है। दूसरा, श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरों के कौशल में स्थानांतरित होती है। तीसरा है कि भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए, न कि नियमों पर। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है? तो ये समग्र भौतिक प्रतिक्रिया पर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया पर बल देता है। इसमें कहा जा रहा है कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया पर भाषा शिक्षण के लिए बोध्य और भौतिक क्रियाओं का प्रयोग पर बल देता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक अध्यापिका क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्रियाएं करने के लिए कहती है। तो क्या कहती है कि अपने हाथ धोकर आए, अपना चेहरा धोकर आए, अपने बाल संवारिए। अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है? तो अध्यापिका इसमें किसका अनुसरण कर रही है? तो इसमें अध्यापिका जो अनुसरण कर रही है वह समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का अनुसरण कर रही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों को अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य की शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के रूब्रिक से परिचित करवाती है। उन रूब्रिकों की पहचान करें। तो इसमें कौन सी है? इसमें जो है सामान्य रूब्रिक है। सामान्य रूब्रिक है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, सामान्य रूब्रिक। फिर इसके बाद आता है, इसमें कहा जा रहा है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों को अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य की शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के रूब्रिक से परिचय करवाती है। यह सामान्य रूब्रिक के अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों की सहभागिता का अवलोकन कर रही है और जब
कोई विद्यार्थी अटक जाता है तो उसे संकेत देती है, यह अध्यापिका क्या कर रही है? तो यह अध्यापिका इसमें क्या कर रही है? तो अध्यापिका जो इसमें कर रही है, विद्यार्थियों को मदद दे रही है। तो विद्यार्थियों को मदद दे रही है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। कक्षा 8 की बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है, सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों के सहभागिता का अवलोकन कर रही है, और जब कोई भी विद्यार्थी अटक जाता है तो उसे संकेत देकर अध्यापिका विद्यार्थियों की मदद कर रही है। तो हम लोगों ने सीटेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी का पेडागोजी और गद्य और पद्य को सॉल्व किए हैं, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।